जय हिंद दोस्तों, आपका मेज़बान आज़ाद खालिद आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आना चाहता हूं जो कि रोज़ाना से आपसे ही जुड़े हैं। आपको मैं सिर्फ इन मुद्दों के बारे में आगाह नहीं करना चाहता, बल्कि आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आखिर इस मौके पर हमको करना क्या चाहिए। सबसे पहले आज आपको मैं कुछ वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए। सबसे पहले देखिए, आनंद विहार पर लगी हुई भीड़, लाखों की तादाद में भीड़ है। क्यों है इस पर बाद में बात करेंगे। और इसके अलावा एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जो कि सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रही है। हालांकि एक चैनल के बारे में है, एक चैनल पर प्रसारित हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो चल रही है। इस वीडियो को आप भी देखिए। देश के जाने माने पत्रकार हैं दीपक चौरसिया जी, वो अपने चैनल पर एक डिबेट कर रहे हैं। कुछ अंश सोशल मीडिया पर उसका वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई क्या है ये बाद में देखेंगे। लेकिन जरा आप देखिए कि दीपक चौरसिया क्या कह रहे हैं, अपने गेस्ट को किस तरह से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और बाद में क्या होता है। इस वीडियो को आप देखें और तमाम वीडियो के देखने के बाद आपसे फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है। गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शोएब जमई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी। तो आपने देखा कि दीपक चौरसिया ने अपने एक गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराया, बताया कि वो किस जमात से हैं, किस दल से हैं या किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। लेकिन उसी वक्त जब गेस्ट ने अपने बारे में दिए गए इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा तो कैसे वो पलट गए। हम इस वीडियो की सच्चाई पर या इस वीडियो में दिखाए जाने वाली डिबेट के आगे के या पीछे के हिस्से पे नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो झूठ है, फेक है, वायरल गलत हुई है, तो दीपक चौरसिया जी ने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की और अब तक किस थाने में एफआईआर दर्ज कराई ये बताएं। उस चैनल ने किस थाने में एफआईआर दर्ज कराई, उस चैनल की तरफ से क्या कार्रवाई हुई, एक तो ये बताया जाए। दूसरी बात, अगर ये वीडियो सही है तो आप इससे समझ सकते हैं कि चैनल्स का, खासतौर से निजी चैनल्स का नहीं, निजी चैनल्स का, क्योंकि ये निजी दुकानें हैं। अगर बात करें, इनको लाइसेंस मिला हुआ है सरकार की तरफ से और ये खबरें आपको दिखाते हैं। इनकी ऑथेंटिसिटी अपनी अपनी अलग अलग होती है। ऑथेंटिसिटी का एक अलग अलग पैमाना होता है। इतने साल मीडिया में रहने के बाद इतना सीखा है कि किस चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सबको मालूम है। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं। आपको इसमें क्या करना है, आपको तमाम वीडियो देखने के बाद सभी मीडिया हाउसेस को एक पैमाने पर नहीं तोलना है, ना ही सभी मीडिया हाउस को या सभी जर्नलिस्ट को आपको एक पैमाने पर तोलना। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप किसी भी मीडिया हाउस को या सबको एक तरह से ना देखिए। आपको क्या करना है मैं आज ही बताना चाहता हूं। आप आईएनबी मिनिस्ट्री को, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को रिक्वेस्ट कीजिए, भारत सरकार को रिक्वेस्ट कीजिए कि एक तो इस एक महीने के दौरान या 2 महीने के दौरान जो भी डिबेट या जो भी समाचार चलाए गए हैं उनको प्रिजर्व किया जाए और उनकी जांच की जाए कि उसमें किस तरह के मटेरियल को परोसा गया। ये आपका अधिकार है, आप ये मांग कर सकते हैं। सबसे बड़ी शिकायत यही है कि आप कहते हैं कि 30 करोड़ है या 130 करोड़ है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है आप कितने जवाब मांगते हैं, कितनी जगह कंप्लेंट भेजते हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जब ये वीडियो आपने देखा और दीपक चौरसिया बाकायदा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने गेस्ट को, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर जैसे ही उसने पलट के पूछा कि आपने मेरा नाम जो बताया, मेरी दल का नाम बताया, वो जानबूझ के बताया या गलती से बताया, तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं बताया और अगर आप मेरे मुंह में शब्द डालेंगे तो आपको ठीक नहीं रहेगा। यानी अगर बात करें तो भाषा के तौर पर अगर इसे देखेंगे तो ये धमकी वाली भाषा थी। दीपक चौरसिया जी बड़े पत्रकार हैं, नाम उनका बड़ा है। उनकी शुरुआत इंदौर के एक
अखबार से शुरू हुई थी और वो दिल्ली भेजे गए थे, और देखा जाए तो उन्होंने बड़ी मेहनत की और यहाँ तक पहुँचने में उनका बड़ा संघर्ष है। उस संघर्ष की बड़ी लंबी दास्तान है, उसमें बीच में कई और भी चीज़ें हैं, हालांकि वो निजी हो जाएंगी, उस पर चर्चा नहीं करते। लेकिन वही अखबार बड़ा अखबार है, सम्मानित अखबार है, मैं भी उसमें रहा हूँ, लेकिन आजकल वही अखबार ज़मींदोज़ है और उसके मालिक कहीं ना कहीं रूपोश हैं। लेकिन मीडिया के साथ ये होता रहता है, सच्चाई अगर दिखाएंगे या कुछ किसी के खिलाफ करेंगे तो बहुत कुछ होता है। लेकिन आपके साथ अगर कोई डेलिबरेटली कोई मीडिया हाउस, कोई पत्रकार करता है, किसी समाज को बदनाम करता है, तो आपको ये अधिकार है, ये आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करें, जांच की मांग करें, आर्मी मिनिस्ट्री से पूछें और इस मामले की आप जांच करा सकते हैं कि किस मंशा से इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें पेश की जा रही हैं। पीआरबी एक्ट है और आईएमडी मिनिस्ट्री के पास तमाम चीज़ें हैं, और ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, यहाँ पर आप कंप्लेंट कीजिए, आरटीआई डालिए, ये एक हल हो सकता है। मैं आपको भड़काने के या जज्बाती करने के बजाय आपको ये चाहता हूँ कि आप अपने संवैधानिक और कानूनी दायरे में रहकर अपने अधिकारों की रक्षा करें। तो अब बात करते हैं दूसरे वीडियो की। आप ज़रा ये वीडियो को एक बार और देख लीजिए। वेलकम बैक दोस्तों, ये भी एक वायरल वीडियो है। आनंद विहार के पास ये आप लाखों लोगों की भीड़ देख रहे हैं। ये वो परेशान हाल लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं कि उनको जाना कहाँ है। वो घर से निकल के यहाँ तक तो आ गए क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बसें आएंगी उनको लेने के लिए। ये शायद अफवाह थी या क्या था, इस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन लोग आ गए हैं, लाखों लोग हैं, घर उनको जाना है, जाने का कोई साधन नहीं है, भीड़ लग गई, लाइन लग गई, सब चीज़ें हो गई। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जबकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खुद प्रधानमंत्री महोदय आपको कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, कंप्लीट लॉकआउट है। लेकिन ये देश की राजधानी राष्ट्रपति भवन से कुछ किलोमीटर दूर, राष्ट्रपति भवन से देखा जाए देश के राष्ट्रपति महोदय जहां रहते हैं उससे कुछ किलोमीटर दूर, देश के प्रधानमंत्री जहां रहते हैं वहां से कुछ किलोमीटर दूर, जहां देश के प्रधानमंत्री और तमाम सेक्रेटरीट मौजूद है वहां से कुछ किलोमीटर की दूर, देश की सुप्रीम कोर्ट जहां पर मौजूद है वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, जहां देश के राजधानी के अगर बात करें, स्टेट की बात करें, जो एक तरह से उसके मुख्यमंत्री हैं उनके घर से, उनके ऑफिस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कंप्लीट लॉकडाउन के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग के ऐलान के बाद ये लाखों की भीड़ इकट्ठी है। क्या इनमें कोई एक या दो भी लोग ऐसे नहीं थे जो कोरोना से संक्रमित हो? क्या ये संभावना या आशंका नहीं व्यक्त की जा सकती? क्या ये उल्लंघन नहीं है? लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद अगर किसी एक खास समुदाय को टारगेट किया जाएगा, अगर किसी एक खास समुदाय के किसी एक शख्स की या दो लोगों की या 10,000 लोगों की गलती को सारे समुदाय पर डाला जाएगा तो आपके मन में भी सवाल आएगा। तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर तबलीगी जमात, भले आप उसमें जाएं ना जाएं, आप उससे शामिल हो ना हो, आप उससे विचारधारा से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन अगर उसकी आड़ में सारे मुसलमानों को या सारे समुदाय को एक पैमाने पर नापा जाएगा तो आप पूछ सकते हैं कि अगर तबलीगी जमात के लोगों को भी संक्रमण हुआ है तो कहीं उसमें से तो कोई ऐसे लोग नहीं थे जो एयरपोर्ट से आए। क्योंकि अभी आप बात करें तो कनिका कपूर संक्रमित थी, वो आई बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से एक पार्टी, बड़ी हाई लेवल पार्टी, उसमें मंत्री, नेता, एमएलए, एमपी मौजूद थे, पत्रकार मौजूद थे, फिर वो संक्रमण बाहर फैला, वो संक्रमण फैल के इन लाखों लोगों में फैला, उसके बाद कहाँ तक फैला ये कैसे पता लगेगा? तो कम से कम ये पता लगना चाहिए और उसमें दोषी कौन है ये भी पता लगना चाहिए। आप ये मांग कर सकते हैं, ये भी एक हल मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम और वीडियोज़ की। ये भी एक चौंकाने वाला वीडियो है। ये टैंकर के अंदर भर के कुछ लोग कहीं से कहीं जा रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि टैंकर में भर के और उसके जरिए लोगों को इधर से उधर हजारों रुपए लेकर पहुंचाया गया है। हालांकि पुलिस ने इसमें कुछ जगहों पर शायद गिरफ्तारी भी की है, लेकिन आरोप ये भी है कि पुलिस भी इसमें मोटी उगाही करती रही और खासतौर से जबकि ट्रांसपोर्टेशन बंद है, लोग दूध के या किसी टैंकर में छुप कर जा रहे हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग को तो छोड़िए, जिंदगी के लिए भी खतरा है। आप देख सकते हैं वीडियो वायरल है, कहाँ की है, किसने शूट की है, इस पर चर्चा नहीं है। फिलहाल ये देखिए कि आखिर देश में हुआ क्या है लॉकडाउन के बावजूद।
वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपसे मैं बात करूं कि कैसे शाहीन बाग, कैसे एनआरसी, कैसे सीएए, कैसे सीएबी और कैसे तमाम आंदोलन के बाद बात करें तो जामिया मिलिया, मुरादाबाद, लखनऊ, घंटा घर, ये सब चीज़ होती रही। अचानक दुनिया में एक नया नाम बढ़ के सामने आया जो कि हावी होता चला गया और उसने चीन में, जर्मनी में, इटली के अंदर, अमेरिका के अंदर और स्पेन के अंदर कहर बरपाना शुरू किया। उसका असर भारत में भी देखा गया और भारत सरकार ने समय रहते और बहुत तेज़ी के साथ सही कदम उठाते हुए तमाम चीज़ों को काबू करने की कोशिश करी। तो ऐसे में देश की प्रायोरिटी बदल गई, खबरें बदल गई, स्क्रीन पर दिखने वाली खबरें बदल गई। कोरोना वायरस जो है सब पर छा गया। लेकिन इस बीच एक और चीज़ हुई कि कोरोना के साथ जब लॉकडाउन हुआ, हालांकि पहले दिन जब जिसको कहना चाहिए पब्लिक कर्फ्यू था, उसके अलावा ताली और थाली बजाई गई, तो पब्लिक कर्फ्यू को लेकर 4 दिन का समय मिला। लोगों ने तैयारी करी, कौन सी थाली बजानी, किस कलर की बजानी, किस तरह से बजानी, ताली का क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये सब लोगों को तय करने का मौका मिला। लेकिन जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो 4 घंटे का मौका मिला। आपको रात को बताया गया कि अब आप कंप्लीट लॉकडाउन में, लोगों ने शायद हिंदुस्तान में अगर देखे जाए मेरी जैसी उम्र के लोगों ने भी शायद पहली बार लॉकडाउन देखा होगा। कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर के लोग तो इससे शायद यूज टू हो गए, उनको पता था कि लॉकडाउन क्या होता है। लेकिन बाकी जो भारत के, जो देश के और हिस्सों के जो लोग थे, उनको लॉकडाउन नहीं पता था। तो उन्होंने किस तरह से करना था ये नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय का बाकायदा जो संबोधन था, उन्होंने कहा था जो जहाँ है वहीं रहे। तो शायद इसके बाद बहुत लोग रहे। उसमें उत्तराखंड के अंदर भी कल ही आपने खबर मैंने आपको दिखाई थी कि 1800 लोग वहाँ पर गुजरात के फंस गए थे। उनको विजय रूपानी के पहल पर निकाला गया और उनको बाकायदा गुजरात ले जाया गया। हालांकि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल था। बसों में भर के अगर 9 बसें लगाई गई हैं तो वो लोग कितनी कितनी दूरी पर बैठे होंगे, कितने 1800 लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 6-6 मीटर का जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है वो कैसे पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिर अयोध्या का भी जिक्र आया कि वहाँ रामलला को लेकर, क्योंकि अब राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन अगर बात करें तो वहां पर रामलला का विराजमान कराना, ये वहां भी भीड़ इकट्ठी हुई। फिर मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा कमलनाथ की सरकार को गिराया। एक कमल गए, दूसरा कमल खिला, फिर वो सरकार गिरी और फिर बनी, फिर शपथ हुआ। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हुआ ये आपको मालूम है। उसके अलावा अगर आप बात करें, फिर और भी जगह हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा के बारे में भी खबर आई कि वो 4000 से ज़्यादा लोगों के साथ एक तरह से एक शादी में शामिल हुए और वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का एक तरह से वॉयलेशन हुआ। उसके अलावा अगर आप बात करें, और बहुत सी जगह है, कई मंदिरों की, मस्जिदों की हम जिक्र नहीं करना चाहते। किसी की धार्मिक भावना का कम से कम हमें सम्मान करना चाहिए। चाहे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, वहाँ पर कई हज़ार लोग 3 दिन तक फंसे रहे। वो इस शब्द पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो मैं जो सोशल मीडिया पे आकर चल रहा है उसमें कल मैं भी जिक्र कर रहा था कि फंसे रहने में और रुके रहने में या आने में बड़ा फ़र्क है। कोई समुदाय दूसरा होता है तो वो फंस जाता है, कोई समुदाय दूसरा हो जाता है वो छुप जाता है। इस पर भी आप चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उन सबको छोड़ के अचानक से जो रुख था वो अब तबलीगी जमात पर, फिर मौलाना साद पर हुआ। यहाँ तक ठीक है, अगर कोई एक ग्रुप, कोई आदमी गलती करता है, चाहे वो मौलाना साद हो या कोई भी हो, लेकिन अगर उसकी आड़ में पूरे समुदाय को, पूरे उसको जोड़ा जाएगा तो फिर सवाल खड़ा होता है तो आखिर मंशा क्या है। वो आपने देखा कि किस तरह से नरेशन और नैरेटिव क्रिएट किया गया, वो आपने देखा। लेकिन अब हम जो चर्चा करना चाहते हैं, आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आप एक तो प्रेसिडेंट महोदय को, जैसा कि मैंने भी एक कंप्लेंट डाली है, आप भी डाल सकते हैं कि जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया की जो वीडियोस हैं उनका ओरिजिनल जो पाथ है वो उनका देखा जाए, किसने उसको सबसे पहले वायरल किया। पुलिस जान सकती है, पता कर सकती है, और जो भी आदमी देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है उसका एक तरह से कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको मैं कुछ और वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरीके से तबलीगी जमात और मौलाना साद से पहले लोगों की शिकायत थी। आनंद विहार की भीड़ आपने देख ली, लोग परेशान हैं, घर जाना चाहते हैं, घर नहीं जा पा रहे, वो आपने देखा। पुलिस कैसे कहर अपना लाठी का दिखा रही है, कैसे लोगों के ऊपर लाठी लग रही है, कहाँ लग रही है, कमर पे लग रही है या किसी और जगह लग रही है, कहाँ लग रही है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। आप सिर्फ वीडियो देखिए, ये पुलिस का रूप है जो तो ये है आपकी दोस्त पुलिस। जी हाँ, जिसको कहा जाता है दोस्त पुलिस। फिर मैं आप बात करता हूँ। क्या करने निकले? क्या करने निकले बताओ ना। क्या भाई? रुके
अब कैसे दोस्ती निभा रही है तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं आप ही के टैक्स पर आप ही की सुरक्षा के लिए बनाई गई है पुलिस किस तरह से व्यवहार करती है, क्या इसका तरीका है, जरा आप देखिए। और इस वीडियो से आपको अंदाजा लग जाएगा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस की लाठी ने कितनी मेहनत की है, स्वास्थ्य विभाग ने और प्रशासन ने जितनी मेहनत की है उसके मुकाबले में पुलिस ने कितनी मेहनत की है, जरा आप देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा होगा आपकी दोस्त पुलिस ने आपकी कितनी हिफाजत। बाहर निकलो सब लोग बाहर निकलो। क्या घूमने का समय है ये? नहीं तो ये कहाँ जा रहे हो? नर्मदा जी तक जा रहे हो। अरे सर नर्मदा जी जा रहे हो? नर्मदा जी जा रहे हो? घूमने का समय, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू लगा है ना? मजाक लग रहा है तुम्हें? कर्फ्यू लगा है, मजाक चल रहा है क्या? मजाक, डिक्की खोल, मजाक लग रहा है तुम्हें? घूमने जा रहे हो साले? दर्शन करने कर्फ्यू नहीं लगा, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? कर्फ्यू लगा नहीं दिख रहा तुम्हें? कर्फ्यू लगा नहीं दिख रहा तुम्हें? चल जल्दी मोड़। और यह है कि दूसरी वायरल वीडियो मोड़, जल्दी मोड़, जिसके अंदर एक नेताजी थाने में हजारों की भीड़ लेकर पब्लिक की बात रखने आए थे। लॉकडाउन के बीच लाठी न चलाने की बात करने आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आप देख सकते हैं। वीडियो कहाँ की है, पहली वायरल वीडियो की तरह हमें नहीं मालूम और ना ही हम कोई दावा करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की लाठी ने वाकई में बहुत मेहनत की है और लॉकडाउन को सफल बनाने में अपनी जी जान से जो कोशिश की है वो आपके सामने है। देखिए और आप समझिए पुलिस की मेहनत को। इतनी गाड़ी हो रही ना, वो ना पूरा नीचे खड़ी है। एम्बुलेंस में लेके जाएंगे, एम्बुलेंस में लेके जाएंगे। एक मिनट, अरे ज्यादा हल्का यार, क्या सारा ड्रामा कर के क्या है तेरा पे? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या आपके क्या हो रही है? क्या क्या दोस्त को रेहन तो दोस्त को। कहते हैं कि हालात बदलते हैं, प्रायोरिटी बदल जाती है, जगह बदलती है, माहौल बदल जाता है। हालात बदले, पुलिस लाठी चला रही है, लोग पिट रहे हैं। नेताजी को आपने पिटते हुए देखा, आपने बड़े दबंग लड़कों को पिटते हुए देखा, आपने उस आदमी को पिटते देखा जो कह रहा है कि मैं दवा लेने जा रहा था, दवा लेने गया लेकिन उसको कुछ और दवाई मिल गई, वो आप देख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में अचानक ये शिकायतें सब खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ लोगों को कुछ और चीज़ की तलाश है। बबीता फोगाट का अगर आप ट्वीट देखेंगे, हालांकि उन्होंने डिलीट कर दिया है, एक हमारे देश की सम्मानित और बड़ी खिलाड़ी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि यहाँ पर जो कोरोना फैला है वो एक ऐसी चीज़ से जो हम शायद नहीं लेना चाहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं बबीता फोगाट जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं करता कि जिनको देश सारा सलाम करता है, उस खिलाड़ी के मुंह से ये शब्द निकले कि चाइना में भले ही चमगादड़ से कोरोना फैला है, लेकिन हमारे देश में तो एक ऐसे जानवर से फैला है जिसका नाम लेना भी शायद कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोग उसको, लेकिन बाकी कम से कम जिसके साथ जोड़ा गया उसको पसंद नहीं है। तो ये अफसोसनाक बात है, नैरेटिव क्रिएट करने वाली बात है, माहौल बनाने वाली बात है। कम से कम इस माहौल से परहेज किया जाए और आपसे भी मैं संयम की अपील करूँगा, ख़ासतौर से उस सूरत में जबकि देश पूरा कहीं ना कहीं लॉकडाउन में है। सरकार का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें और ख़ास तौर से 9 बजे 9 मिनट 9 दिए तो नहीं, लेकिन हाँ दिए जलाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो कहा गया है कि आप अंधेरे से लड़ना है, लेकिन एक तरफ लाइट भी बुझानी है। अंधेरे से लड़ना है, लाइट बुझा के तब अंधेरे से लड़ना है। तो ये आप समझने की कोशिश करें। 9 मिनट का खास तौर से ध्यान रखें, टाइम लगा लीजिएगा, घड़ी लगा लीजिएगा सामने, 9 मिनट का अलार्म लगा के, ताकि काउंटडाउन होता रहे। 9 मिनट से कम या ज़्यादा होगा तो फिर शायद वो मज़ा नहीं आएगा या वो जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है और प्रशासन का सहयोग करना है, बाहर नहीं निकलना है। तो दूसरा, जो पब्लिक कर्फ्यू है या ये लॉकडाउन है, इसमें कोई अफवाहों से, भड़काऊ बातों से परहेज़ करना है। किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ को नहीं करना है। फिलहाल अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।